आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। एक टर्म मैंने आपको जो पिछली क्लास में सिखा रखा है, न्यूक्लियोटाइड। अगर आपके दिमाग से ये बात निकल गई है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। एक न्यूक्लियोटाइड बोलने का मतलब है कि उसके कंपोनेंट्स के तौर पे आपको क्या क्या मिलेगा। उसमें नाइट्रोजनस बेसिस, अगर डीएनए है तब आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ क्या मिलेगा, थाइमिन। अगर आप आरएनए को देख रहे हैं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ यहाँ थाइमिन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ यूरासिल होगा। ठीक है, बोलने का मतलब हुआ कि थाइमिन कॉपीराइटेड है डीएनए के लिए और यूरासिल कॉपीराइटेड है आरएनए के लिए। फिर उसी तरीके से जब शुगर की बात आती है, तो जब हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, और आरएनए के बारे में जब बात करेंगे तो आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाएगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है दोनों में कॉमन है। तो जब न्यूक्लियोटाइड को बनना होगा तो ऑब्वियस है कि पहले क्या हुआ होगा, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसके साथ शुगर ऐड हुआ हो। बोलने का मतलब है कि अभी हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को नहीं सोचना। ठीक है, क्या बोला मैंने? ओनली नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर। सिर्फ हमें नाइट्रोजनस बेसिस में शुगर को ऐड करना है। दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को माइनस कर दे तब भी क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। मेरी बात अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, एक रिप्रेजेंटेशन से तुरंत आपको समझ आ जाए। पहला स्टेटमेंट जो मैंने आपको यहाँ पे दिया, उसमें मैंने आपको सिखाया कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो मैंने न्यूक्लियोसाइड में बोला आपको यहाँ पे कि नाइट्रोजनस बेसेस, प्लस पेंटोस शुगर। हाँ, बेसेस प्लस शुगर। ठीक है, ये या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने आपको बोला कि आप इसको कैसे बोल सकते हैं। हम न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। हाँ, यहाँ पे हम लोग कर देंगे न्यूक्लियोटाइड माइनस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आई पी, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जब न्यूक्लियोसाइड शुगर को ऐड करने से बनता है, यहाँ तक भी ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। या तो आपको बोलना है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, या आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर कर देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। यानी कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता तो है, एक हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं और एक हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, इतना सा ही फर्क है। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, और आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन के बाद, अभी नहीं। तो इसलिए मैंने बोला एनसीईआरटी बुक आप अपने पास रेडी रख लेंगे, वहीं से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी। उसको कैसे करेंगे सो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं शुगर को, तो ऑब्वियस है नेम्स पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, तो जरूर पड़ेगा। नेम्स पे क्या फर्क पड़ता है सो देखिए। अभी आपको पता है, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेसिस है, यहीं से मैं कॉपी कर लेती हूँ, टाइम सेव हो जाएगा मेरा। ये देखिए, ये मैंने आपको नाइट्रोजनस बेसिस बता रखे हैं पिछली क्लास में, ये है। मैंने क्या किया, यहीं से कॉपी कर लिया इसको। उसके बाद करना क्या है आपको, पहले मैंने एक कॉलम लिया जिसमें मैंने लिखा, यहाँ पे कॉपी में आप एज इट इज बनाएंगे जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ।
नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में अभी बहुत ज्यादा इसको लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, भाई शुगर पेंटोज ही होगा, तो इसलिए बस अभी शुगर लिख के मैं काम चला रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद देन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लिख दूंगी न्यूक्लियोसाइड, देन मैं मेंशन करूंगी न्यूक्लियोटाइड। थोड़ा और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, अच्छा वो तो ऐसे भी हो सकता है, देखिए, क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड के लिए भी जगह चाहिए। ये कर लिया हमने। उसके लास्ट में यहाँ करेंगे आप लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब आई छोटा वाला पी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अभी साथ के साथ इसको नहीं लिखेंगे, बाद में बिना देखे हुए आप खुद से लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आपका सीखना ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों को मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा पता चले मैं इधर समझा रही हूँ और आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो लिखने के ऊपर है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले समझ लेंगे ताकि चीजें आसान हो जाती। न्यूक्लियोसाइड, इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, और देन एक हमें स्पेस चाहिए न्यूक्लियोटाइड के लिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम्स फॉर्म कर दिए। नाइट्रोजनस बेस, शुगर, then nucleoside, then inorganic phosphate। ये छोटा कॉलम भी ठीक है, ये रहा आईपी तो करना है बस यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसिस में सबसे पहले जो आपने सीख रखा है वो एडेनिन है आपके पास। नंबर 1 क्या है, हाँ एडेनिन है। हम लोगों को क्या करना है, जो एडेनिन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें आपको एडेनिन के साथ आप एक शुगर ऐड कर लेंगे। मैंने सिर्फ एस लिखा है यहाँ पे, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक शुगर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब इसके साथ हम शुगर को ऐड करेंगे, देन इट बिकम्स एडिनोसिन। इसका नाम जो है एडेनिन की बजाय एडिनोसिन हो गया, ठीक है। कैप्स लॉक में लिखते हैं थोड़ा, एडिनोसिन, ठीक है। और उसके बाद जब एडिनोसिन के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो खैर ये जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसको एज इट इज उसी तरीके से रहने दीजिए। अब इसका नाम बदल जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो इसका नाम हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसका नाम क्या हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन, क्योंकि एक फॉस्फेट है। अब आपको याद आ रहा होगा, आपने नाम सुन रखा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट जो आपने यहाँ पे ऐड करा है, उसकी बजाय आप क्या करेंगे, 3 फॉस्फेट इसमें ऐड कर देंगे, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, गुआनिन के ऊपर। एडेनिन को मुझे यहाँ पे क्या करना है, guanine, गुआनिन कर देना है। शुगर एज इट इज रहेगा, जैसे था वैसे ही। अभी जो गुआनोसिन, यहाँ पे गुआनोसिन हो जाएगा, गुआनोसिन, ठीक है, नाम चेंज हो गया इसका। इसके बाद यहाँ पे जो एडेनोसिन है, यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब सही है ये। इसके बाद थोड़ा सा इसको और डिलीट करते हैं हल्का सा, हाँ ठीक है, मोनो कट रहा था इधर से। एडेनिन गुआनिन 2 कर लिया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है,
थर्ड नंबर कर देंगे यहाँ पे, सेकंड तो आपको ही रखा है, साइटोसिन। लेकिन ये तो ऑलरेडी जैसे प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो सिन 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 सब में लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम साइटिडिन हो जाएगा। साइटिडिन। हाँ, CYTIDINE। और ये जो साइटिडिन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की बजाय अब इसका नाम हो जाएगा साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। 19%। साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। देन हम लोगों के पास है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, अब डीएनए के बारे में, क्योंकि हम डीएनए आरएनए का एक साथ यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे थाइमिन का करना है। थाइमिन यहाँ नंबर फोर्थ कर देते हैं। तो थाइमिन का भी नाम जो है वो थाइमिडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिडिन। और जैसे यहाँ पे थाइमिडिन है तो यहाँ हो जाएगा थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। और लास्ट एक बचा है हम लोगों के पास यूरासिल, उसको भी कर लेते हैं। यूरिडिन। यूरिडिन हो जाएगा उसका। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। या हम लोग 5 नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 4 का भी और कर सकते हैं। यूरिडिन। यहाँ पे एडिनोसिन की बजाय इट बिकम्स यूरिडिन। और इसका नाम हो जाएगा, अच्छा इसका फॉस्फेट नीचे चला गया, कोई बात नहीं। यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट। मैम सभी में मोनोफॉस्फेट ही होगा? हाँ, सब में अभी फिलहाल हम लोग मोनोफॉस्फेट ही बना रहे हैं। हमने एक फॉस्फेट ऐड करा है तो हम लोग उसको नाम क्या देंगे? मोनोफॉस्फेट। ये समझ आया सबको? सारे बच्चे को समझ आया ये जो बताया मैंने आपको? यस मैम। तो बहुत ही आसान सा है, इजी सा है। बोलने का क्या मतलब हुआ कि जब आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर ऐड करने के बाद नेम में क्या चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिला? आपने देखा एडेनिन बिकम्स एडिनोसिन, गुआनिन बिकम्स गुआनोसिन, साइटोसिन बिकम्स साइटिडिन, एंड थाइमिन बिकम्स थाइमिडिन। ये थोड़ा सा अजीब सा है सुनने में, लेकिन इसके ऊपर अभी आपको आपके इसी चैप्टर में एक बैक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, जो भी मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए पहले लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट, और मेरे ख्याल से सब कुछ तो अब सही दिख रहा है इसमें। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हो गया ये डन? अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा तब तक बीच बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस चलते रहेंगे। जैसे जेनेटिक्स वाला पार्ट कर रहे थे आप लोग ब्लड ग्रुप वगैरह का, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, ये मैम आपके पहले पास वाले पेज में अपने 5th नंबर को वो यूरासिल होगा ना, यूरिडीन क्या? लिखा है। हाँ, इसको यूरासिल कर लीजिए, यूरासिल। चलिए अब ले लेंगे स्क्रीनशॉट इसका।
हो गया Yes, ये। अब एक आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजिनस bases and nucleosides। बच्चों को मैं कहती हूँ कि इसको ऐसे कर लेना, अगर कभी एग्जाम में आए तो जो लिखा है मैं उसको नहीं मेंशन कर रही, मैं सीधा यहाँ पे टेबल बना के आपको लिख दे रही हूँ कैसे इसको ग्रुप करना है। क्वेश्चन में आपको जो भी चीजें वहां पे मेंशन करी गई हैं उसके लिए आपको एक टेबल बना लेना है, और टेबल में आपको क्या करना है, एक साइड मेंशन कर देंगे नाइट्रोजनस बेसिस, और दूसरे साइड लिख देंगे यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। देन इसके बाद फर्स्ट आपको दिया, आप फटाफट उधर से बोलते चलेंगे। एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है या न्यूक्लियोसाइड है? nitrogenous base, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडेनिन को लिख दिया। देन आपके पास साइटिडीन है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड nucleoside, नाइट्रोजन। हाँ ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। इसका हाँ, अलग से दिख रहा है साइटिडीन। यहाँ तक तो ठीक है, इन सब में बच्चे कंफ्यूज नहीं करते। देन उसके बाद है थाइमिन, ये क्या हो जाएगा, nitrogenous base, नाइट्रोजनस बेस। थाइमिन के बाद नेक्स्ट है आपके पास गुआनोसिन। nucleoside, न्यूक्लियोसाइड। गुआनोसिन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। हाँ। गुआनोसिन के बाद नेक्स्ट आपके पास यूरासिल है। nitrogenous base, एन बेस। देन लास्ट वन इज के बाद साइटोसिन। वाला भी nitrogen, साइटोसिन हो गया ये, बस ये क्वेश्चन था आपका। और नीट के एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आपको किया क्या जाएगा, आपको लिखा हुआ 4 ऑप्शंस है, एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटिडिन, और फिर बोला जाएगा आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोसाइड। या बिल्कुल मिलते जुलते की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग करेंगे वहां पे एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, इसमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, उसमें से आपको पूछ लिया जाएगा आइडेंटिफाई करने को। तो ये क्वेश्चन कर लिया सबने, क्लियर हो गया बिल्कुल। यस yes ma'am, तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्योंकि अभी बेसिक बिल्कुल आप सीख रहे हैं। तो जब इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करना अभी तक आपने सीख रखा है नो डाउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो सारे बच्चे को याद तो हो गया है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बता भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको वहां पे पोजिशनिंग क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज कैसे किस तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। और पोजिशनिंग से भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर होगा। आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के 2 डायग्राम को एक साथ हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। एक अगर हम लोग डायग्राम के बारे में बात करें तो फर्स्ट डायग्राम हम लोग इसकी बात करेंगे, ये देखिए। और एक और डायग्राम है, एक हैं ताकि मुझे आपको बताने में भी आसानी हो जाए। एक आपके पास ये है, ठीक है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अवेलेबल है, बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड देखने के साथ मुझे आंसर करता है कि मैम ये आरएनए, इट्स नॉट आरएनए। यहाँ पे आपको थाइमिन देख के पहचान जाना है, इट्स नॉट आरएनए, एक्चुअली इट्स डीएनए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये आरएनए नहीं है। यहाँ पे आपको मात्र डीएनए के एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को समझाया जा रहा है। देन आपके पास ये दूसरा है, ठीक है, समझेंगे आप बहुत ध्यान से। ये आपके पास अवेलेबल है और आपको ये भी पता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी सेम चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, है ना, उसमें भी सारी चीजें पढ़नी है आपको, इससे ज्यादा ही पढ़ना है, कम तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और जितना बता दूंगी उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वो भी चैप्टर आपका हो जाएगा, ठीक है।
बोलने का ये मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करती हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको 3 स्टैंडर्ड बना दिया एक साथ, ये ऐसा हो गया है। बीच में एक लाइन भी डाल देती हूँ तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बॉर्डर लाइन डाल दी है। अब आया समझ में? एक आपके पास ऊपर वाला है स्ट्रक्चर और एक आपके पास नीचे वाला स्ट्रक्चर है। अब समझेंगे आप बहुत ध्यान से। मैंने आपको सिखाया, अभी तक जो आपने सीखा, मैंने आपको बोला 1 न्यूक्लियोटाइड मीन्स नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर शुगर प्लस प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें ये 1 न्यूक्लियोटाइड हुआ। आपको जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली इट्स ओनली 1 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब हुआ कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है और ये 4th न्यूक्लियोटाइड है। 1 2 3 4। कई बार क्या होता है, एक चेन बना दिया गया, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। अगर हम इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, आपके पास चॉइस है, चाहे नाइट्रोजनस बेसिस को काउंट कर लेंगे तो इतने न्यूक्लियोटाइड है। दूसरी चॉइस क्या है आपके पास, चाहे आपको वहां पे शुगर को काउंट कर लेना है, फॉस्फेट को काउंट नहीं करेंगे। इसकी मर्जी, अगर इसका मन करता और इधर आपको कार्बन बना के और इधर वाला भी फॉस्फेट दिखा देता, फिर क्या करता है? तो फॉस्फेट को काउंट नहीं करेंगे आपके पास, चाहे तो आप नाइट्रोजन, अभी 4 है तब तो आपको अच्छा लग रहा है देखने में, अगर ऐसे ही 25 बना दिया जाए और आपको ऑप्शन में लिख दिया जाए 24 25 26, तब तो कंफ्यूज करेंगे। अभी तो 4 है तो आपको अच्छा लग रहा है देखने में, बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, हम तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। ठीक है, ये तब की बात है जब आपको बहुत मतलब ज्यादा नंबर फॉस्फेट ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा क्यों, रीजन मैं बता रही हूँ, देखिए। उसका रीजन ये है कि आपको करना क्या है, एक बीच वाले न्यूक्लियोटाइड को हम लोग पकड़ते हैं, इसको इसको जब हमने पकड़ा तो आपने क्या देखा कि इसके पास है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। अगर किसी बुक को मन करे कि वो क्या करेगा, वो ये भी बता दे बच्चों को कि इस राइट हैंड साइड में यहाँ भी ये जो शुगर है, इसका जो OH साइड है, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा तो वो किससे जुड़ेगा, बीच में एक फॉस्फेट आएगा, तो उसका मन करे तो क्या बना नहीं सकता है यहाँ पे, ये मेरा बोलने का मतलब है। हाँ, मेरी बात मतलब समझ एक आ रही? फॉस्फेट अलग से हाँ बना वो, सकता है। हाँ वो दे के छोड़ सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी इसको स्टॉप किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए फॉस्फेट है, अब ये भी तो आगे जाके जुड़ेगा ना किसी शुगर से, यस और हाँ, नो? नीचे वाले स्ट्रक्चर में वैसा दिया है। हाँ, ये भी तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपको करना कि आपके पास 2 चॉइस, और सबसे अच्छा तरीका क्या है, बच्चों को मैं कहती हूँ ज्यादा समय नहीं जाता, सबसे, और बच्चे करते भी यही हैं कि जहाँ पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, उसको ऐसे बॉक्स करके पहले काउंट कर लेते हैं कि कितने उनको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिर एक यहाँ पे फॉस्फेट बचा भी हो, वो समझ जाते हैं कि अच्छा हमारे पास कितना है, 1 2 3 4। ये भी अच्छा तरीका है, इससे भी जल्दी हो जाता है, समय नहीं लगता। ठीक है, अगर आप ट्रिक ना भी अप्लाई करें तो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत काम आएगा। ठीक है, ये क्या सीखा अभी आपने, जो ये अपर डायग्राम अभी मैंने आपको सिखाया, अभी आपने सिर्फ ये सीखा कि अगर आपको एक DNA स्ट्रैंड का एक ही स्ट्रैंड एनालाइज करना है और उसमें आपको सीखना है कि शुगर के साथ फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो इससे आप बिल्कुल सीख सकते हैं। फिर एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब हम ऊपर वाला इतना अच्छा समझ ही रहे हैं तो फिर इसको समझने की क्या जरूरत है। भाई ये तो मास्टर पीस है, इसके ऊपर तो पूरा आपका जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ये बेस है। पढ़े हैं कि मतलब मैं उसको काउंट करके आपको बता ही नहीं सकती। ठीक है, जब कभी भी DNA के स्ट्रैंड्स के बारे में आपको पढ़ाई कराई जाती है तो आपको एक बात बताई जाती है कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल। हम लोग पैरेलल नहीं बोलते, एंटी पैरेलल बोलते हैं।
अगर कोई आपको बोले पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब है कि ये और ये पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो हमने बोला पैरेलल। बट हम पैरेलल नहीं बोल रहे इसको, हम क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एक का अगर मन करे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने का, तो दूसरा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं बताते बताते नाइट्रोजनस बेस पे बच्चों को कभी पहले सिखाने लगती हूँ, तो उनको ट्रिक बताती हूँ कि हमेशा याद रखना, अगर एक स्टैंड पे तो 5 डैश लिख रहे हो, तो दूसरे पे, दूसरे एंड पे 3 डैश लिखोगे। अगर यहाँ 3 डैश लिखा तो गलती से भी कभी यहाँ पे 3 डैश नहीं लिखोगे, 5 डैश लिखोगे। और 5 डैश अगर लिखा है सेम स्टैंड के ऊपर सेम पोलैरिटी, 5 डैश लिखा है तो यहाँ 3 डैश लिखोगे। अब बच्चे फिर अलग समझाते हैं, कहते हैं मैम आप ये क्या बोल रही हैं, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको यहाँ भी क्लियर करने का ये काम कर रहा है कि हम यहाँ पे 5 डैश 3 डैश ये मेंशन करने का काम क्यों कर रहे हैं। वहां भी कौन सी चीज निकल के सामने आती है, वहां भी जो इनका स्ट्रक्चर है यही काम देता है। ठीक है, तो ये कैसे है, एंटी पैरेलल है। कैसे है ये, एंटी पैरेलल है, हमेशा याद रहेगा आपको। कैसा है ये, एंटी पैरेलल है। मतलब एक की पोलैरिटी अगर यहाँ पे 5 to 3 जा रही है, तो दूसरे की पोलैरिटी यहाँ पे 3 to 5। और एक और चीज है, अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, एक मैं फ्रेश पेज ले रही हूँ इसको आपको और अच्छे से समझाने के। देखिए, मैंने बोला कि एक मैंने डीएनए का स्टैंड ये बना दिया और दूसरा मैंने डीएनए का स्टैंड ये बना दिया। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, एक की पोलैरिटी अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 5 डैश, ठीक है, और दूसरे की पोलैरिटी मैंने यहाँ पे मेंशन करी 3 डैश। एक चीज तो हमेशा के लिए आपको याद रखना है, 5 डैश के साथ 5 डैश हो ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एरो वाले साइड में हमेशा 3 डैश होगा, एरो वाले साइड में हमेशा क्या होगा, 3 डैश होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 डैश लिख दिया और यहाँ मैंने क्या किया, 5 डैश। 5 डैश। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, हमारा क्या रीडिंग डायरेक्शन होगा। क्योंकि जो चीजें आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज को आप सीख रहे हैं, सब जो आपका नोट्स है, जो चीजें आप एग्जाम में लिख रहे हैं, वो हम इंग्लिश में सीख रहे हैं। अगर हम हिंदी की भी बात करें और इंग्लिश की भी बात करें, तो हम लोग उसको कैसे पढ़ते हैं, हम उसको लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ही हमें जो उसको रीड करना है, अगर आपसे मैं पूछूं कि ऊपर वाले स्टैंड की पोलैरिटी, अभी ऊपर नीचे वाले का नाम भी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर अभी फिलहाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऊपर वाले डायग्राम की पोलैरिटी क्या है, मतलब स्टैंड की, 2 3 डैश, व्हाई, द रीडिंग डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट्स द पोलैरिटी ऑफ द लोअर स्टैंड, 3 डैश टू 5 डैश। मैंने नहीं बोला यहाँ पे 5 डैश टू 3 डैश। क्यों, हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो रीडिंग डायरेक्शन है वो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट रहेगा। याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा सारे बच्चों को, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना रीडिंग डायरेक्शन, हर एक क्वेश्चन का क्रिस्टल क्लियर सही सही आंसर अगर आपको चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हमेशा इसका रीडिंग डायरेक्शन जो है रेप्लिकेशन में बॉटम टू टॉप की तरफ करेंगे। वो भी मैं बताऊंगी आपको, अभी फिलहाल मैं आपको इसके बारे में सिखा रही हूँ। मैंने आपको क्या बोला, इसका जो रीडिंग डायरेक्शन है जब भी होगा तो लेफ्ट टू राइट रखेंगे, याद रहेगा। और एक और चीज है, मैम एरो को 3 डैश देंगे। हाँ, एरो को हमेशा ही 3 डैश देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको देती हूँ। देखिए, ये है, अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है, इसको देते एक साथ बच्चों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, उन बेचारों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बॉक्सेस का एक मेट्रो ट्रेन मैंने लिया है। ठीक है, अब देखिए इससे आपको कैसे समझ में आता है, ये मैंने लिया। अभी आपको पता है कि अगर हम देखें मेट्रो को, तो एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, तो दिल्ली में
लास्ट स्टॉपेज एक, मैं ब्लू लाइन का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे आपको द्वारका का एग्जांपल लिया है। एक मेट्रो जो है वो द्वारका पे जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी, कब? जब उसका मूविंग डायरेक्शन ये है, यहाँ जाके ये टर्मिनेट हो गई, और उसके बाद फिर वापस इस मेट्रो को जो है यहाँ से घूम जाना है, ठीक है। इसको फिर कहाँ जाना है? फिर इसको इधर नोएडा में जाके स्टॉप होना है। बोलने का क्या मतलब हुआ, मैं इसका एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ सो समझिए ध्यान से। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। जब ये मेट्रो द्वारका जा रही है तो इस मेट्रो का फर्स्ट कंपार्टमेंट क्या होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? जब द्वारका जा रही है तो इस मेट्रो का फर्स्ट कंपार्टमेंट कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? तभी मैंने लेफ्ट 1 वाला, 2 लिखा है। कौन सा होगा? लेफ्ट वाला। ठीक है, वेरी गुड। मैंने ये जो लेफ्ट वाला यहाँ पे है इसको मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। और जब ये नोएडा जा रही है तब इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट कौन सा है? राइट वाला। ठीक है, वेरी गुड। तब इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेट्रो तो वही है, इसी को चेंज होना है यहाँ से, और जब आप बैठेंगे तो साफ साफ उसमें अनाउंसमेंट हो रहा होता है, द फर्स्ट कार इन द मूविंग डायरेक्शन इज रिजर्व फॉर लेडीज। अब जैसे ये द्वारका में रुकी तो आप देखेंगे यहाँ से सारी लेडीज जो है वो बाहर, लेकिन रुकने के बाद अब इनको पता है कि जब इसको कहाँ जाना है नोएडा में, तो लेडीज निकल तो रही है इधर से, लेकिन लोगों को रहते रहते इतनी समझ हो जाती है कि अच्छा अब हमें चढ़ना नहीं है इसमें। अगर लेडीज चाहती हैं कि हमें बिल्कुल सेपरेट वहां पे जर्नी करनी है तो वो फिर चढ़ेंगे किधर, फर्स्ट इधर लास्ट जो उतरा है वहां पे, लास्ट जो है अभी, क्योंकि उनको पता है कि जब इसका मूविंग डायरेक्शन नोएडा की तरफ होगा तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। जैसे इस मेट्रो के केस में क्या हुआ, इसका मूविंग डायरेक्शन ये बता रहा था कि ये जब चल रही है तो इसने बताया कि व्हाट्स द फर्स्ट कंपार्टमेंट। इसकी पोजीशनिंग को किसने डिफाइन किया है, इसके मूविंग के डायरेक्शन में किया है, इसकी मूवमेंट के डायरेक्शन में किया है, ये बताएगा फर्स्ट कंपार्टमेंट कौन सा है। मैंने पहले नंबर नहीं लिखा था, नंबर आपने बताया बिल्कुल सही सही। मैंने लेफ्ट वाला भी नहीं लिखा था, राइट वाला भी नहीं लिखा था, बस मैंने ये बोला कि इधर द्वारका मूव कर रही है, इधर नोएडा। आपने खुद बोला कि अगर द्वारका साइड जा रही है दिस वन इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, और अगर नोएडा साइड तो दिस वन इज फर्स्ट कंपार्टमेंट। जैसी द्वारका में रुकेगी यहाँ से ड्राइवर उतर के बाहर और इधर से देखिएगा एक इन कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस मेट्रो को पता है कि हमें ऐसी फैसिलिटी रखनी है कि दोनों डायरेक्शंस में ये मूव कर सके। यहाँ पे यहाँ जाके टर्मिनेट कर जाएगा, और जब नोएडा साइड जाएगा तो यहाँ जाके टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन एरो तो हमेशा हम फर्स्ट कंपार्टमेंट की तरफ देंगे ना, या लास्ट की तरफ देंगे? जो ये एरो है इसको लास्ट वाले की तरफ बना सकते हैं क्या, इस एरो को लास्ट बॉक्स की तरफ? नहीं, नो सर। जो मूविंग डायरेक्शन होगा वही लगाएंगे, उधर ही लगाएंगे। तो आगे क्या है, मैं आपको रेप्लिकेशन सिखाऊंगी, अभी तो नहीं, अभी तो काफी टाइम है उसमें। लेकिन जब आप डीएनए रेप्लिकेशन सीखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको एक बात कौन सी समझ आएगी कि जब कभी भी कहीं भी डीएनए बनेगा, ठीक है, तो डीएनए को जब बनना होगा तो उसके बनते वक्त अगर आप नए बनने वाले डीएनए के स्ट्रैंड को देखेंगे, अभी आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रेड वाले स्ट्रैंड को देखिए, इसको, ये जो आपके पास यहाँ रेड स्ट्रैंड अवेलेबल है इसको देखिए। तो इसको जब आप देख रहे हैं तो जहां से स्टार्ट हुआ है 5' और जो चल रहा है ये 3', दोनों ही कंडीशन में आप इस स्टैंड लीडिंग स्टैंड को देखें तब भी, लैगिंग स्टैंड को देखें तब भी, ठीक है। और ये डायग्राम गलत है, क्योंकि जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा तो ऐसे नहीं बनेगा। बनाने वाले 10 तरीके से बनाते हैं, गूगल पे बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल हैं, बट जब हम रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करते हैं और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कट टू कट, बिल्कुल सही पोलैरिटी आपको कैच करना है, सही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तब जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, और रेप्लिकेशन जो मैं आपको सिखाऊंगी वो ऐसे बनेगा,
ये जो है ये सही है, ये क्या है, ये सही है। इसमें देखिए आपको दिक्कत आ रही है समझ में, आपको काउंटलेस इमेजेस मिलेंगे, ऐसा वाला जो दिखेगा उसको काट दीजिए पकड़ के, बिल्कुल गलत है। कुछ भी अपने मन का फितूर कुछ भी चिपकाते रहते हैं बैठे बैठे गूगल पे। देखिए भाई आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि हम यहाँ पे टर्म दे रहे हैं लीडिंग स्टैंड, तो यहाँ पे ये ऊपर, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये जो स्टैंड यहाँ पे नया बन रहा है जिसको मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, तो ये जो सिंथेसाइजिंग स्टैंड है नया वाला जो रेड वाला बन रहा है, ये आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है कि नीचे उतरता हुआ दिख रहा है? ऊपर चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये रेड वाला जो ऐसे चल रहा है, ऐसे मैं ऐसे बना रही हूँ तो ऊपर चल रहा है ये, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं समझे। मैं ये बोल रही हूँ, अच्छा एरो ही ले लेती हूँ मैं, अगर मैं इधर चल रही हूँ तो मैं ऊपर चल रही हूँ कि यहाँ नीचे जा रही हूँ? अगर इस पेज के रेफरेंस से हम बात करें तो ये जो एरो यहाँ पे चल रहा है, जो आपको चलता हुआ दिख रहा है एरो, तो ये ऊपर जा, ये एरो मैं ऐसे ऊपर लेके जा रही हूँ कि ये नीचे लेके जा रही हूँ ऐसे? अच्छा नीचे जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब हम इसको लीडिंग स्टैंड बोल रहे हैं तो हम कैसे इसको ऊपर से नीचे जाता हुआ हम दिखा दें? कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी। और बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में बच्चों की कॉपी में भी यही बनवाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि गूगल पे बना हुआ है। ये फर्क होता है जब एक टीचर के पास बिल्कुल टू द फैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, और एक जो जो लिखा पढ़ा है गलत सही सब चिपका रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये गलत है भाई। लीडिंग स्टैंड हम बोल रहे हैं, ये सही है। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर इसको लेंगे हम लोग, और जब कभी भी आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो अभी लीडिंग स्टैंड आगे मैं सिखाऊंगी आपको, तो ये ऐसे आप इसको कितना भी ऊपर लेके जाइए, लीडिंग स्टैंड ऐसे होना चाहिए, लैगिंग स्टैंड ऐसे नीचे उतरता हुआ होना चाहिए, ऐसे बनाएंगे हम लोग। और इसके यहाँ तक कि जो ये इमेज आपको दिख रहा है ना, ये राइट वाला मतलब लेफ्ट वाला, तो इसमें ये जब पोलैरिटी की बात आएगी ना करने की, इसको भी लिखने में मिस्टेक होगा आपको, एक दो नहीं, जब मैं बताऊंगी तो सिखाऊंगी आपको, ठीक है? तो ये जो रेप्लिकेशन, इस इमेज को तो रहने देते हैं, मैंने कुछ ज्यादा खिचड़ी बना दी इसमें, ये वाला हटा देते हैं, क्योंकि जब रेप्लिकेशन आएगा तो फिर इसकी जरूरत होगी हम लोगों को। दोनों रखते हैं, गलत वाला भी सही वाला भी, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे दोनों दोनों तो नहीं, मतलब ज्यादातर जो टीचर्स है वो यही पढ़ाते हैं, यही लिखा है इसलिए पढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये गलत है, क्यों पढ़ा रहे हैं, किताब में लिखा है। भाई किताब में लिखा है तो ये भी तो देखो क्या सही है क्या गलत है, हर चीज किताब में लिखी थोड़ी सही होती है। हाँ, जाके आप आगे जाके एमएससी की या फिर जो हाई लेवल की किताबें हैं उसमें जाके चेक कीजिए सही सही, तो ये मिल जाएगा, ये वाला डायग्राम, ठीक है? बिल्कुल सही सही, टू द पॉइंट। और आपकी एनसीईआरटी ने भी एप्लीकेशन फॉर जो भी इशारा करा है वो ये तो खैर समझा ही रखा है उसने, गलत तो नहीं बनाया है, इसी वाले को रेफरेंस उसने बताया है। ये जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, ये राइट साइड वाला जो डायग्राम है, सही है सही है सही है। तो काफी बच्चे आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ाई करी है वो ये इसको पढ़ा होगा, ये गलत है, ठीक है? चलिए वो हम लोग बाद में बात करेंगे। इतना लेक्चर देने के बाद मेरे ख्याल से आप अब कभी भी इसकी पोलैरिटी में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जब कभी भी आपको डीएनए के स्टैंड के बारे में पढ़ाया जाएगा तो हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी आपको 3 डैश याद रखना हो तो हमेशा उसी साइड में हम लोग एरो लगाएंगे, हमेशा उस मेट्रो का एग्जाम्पल याद रखेंगे, जिधर की तरफ उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उधर ही फर्स्ट कंपार्टमेंट होगा। तो ये जिस साइड को मूव करेगा वही 3 डैश होगा, वही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 डैश हो जाएगा, ठीक है? तो इस डायग्राम को जब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम नहीं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखा है। नीचे वाले में अब आपको जो कायदे से जिसको बिल्कुल सही सही बोला जाना चाहिए, ये सही में अब आपको यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है? अब यहां से जब हम लोग बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स में भी मैंने आपको बता रखा है, बट तुम लोग वापस यहाँ पे रिपीट करेंगे, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आएंगे आपके लिए। देखिए इस पूरे डायग्राम में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ आ रही होगी, एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विथ थायमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड।
मतलब एडेनिन जब भी बाइंड कर रहा है किसके साथ, थाइमिन के साथ, तो वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड कर रहा है। और साइटोसिन जब भी गुआनिन के साथ बाइंड कर रहा है तो वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड कर रहा है। कुछ चीजों को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करने के बाद एक चारगॉफ्स रूल आता है हम लोगों के पास, बहुत ही आसान सा, बच्चों वाला, सुपर इजी सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई, मैंने बस आपको इतनी सी बात बोली कि जब एडेनिन को थाइमिन से पेयर करना है तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से करेगा, और साइटोसिन को जब गुआनिन से करना है तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो जब ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ करेगा तो अब इसमें नया क्या है जो आपको सीखना है। चारगॉफ साहब ने बहुत ध्यान से कुछ चीजों को एनालाइज किया। क्या ये बोले कि अगर हम एक डीएनए का स्ट्रैंड ले लें और उसको ध्यान से एनालाइज करें तो ए हमेशा टी के साथ पेयर भी करता है, और दूसरी बात ये है कि जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही अमाउंट थाइमिन का होता है। इट मीन्स इफ एडेनिन इज 20% देन थाइमिन विल ऑल्सो बी 20%। अगर गुआनिन को हम लोग यहाँ पे 30% लेंगे तो साइटोसिन भी 30% होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है तो बहुत ही आसान है। तो चारगॉफ साहब का एक कहना क्या है, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत पुराने टाइम की बात है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कोई कनेक्शन नहीं दिया, इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया कि हाँ भाई देखो मैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ, तो मैं उसका कोई प्रूफ लेके मैं ये पॉइंट जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने बस इतनी बात बोली कि हाँ डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं कैसे हैं, वो सिमेट्रिकल हैं, उसमें एक सिमेट्री जो है वो फॉलो होती है, ठीक है। तो ये मात्र क्या है, चारगॉफ्स रूल है, क्या है, A इज इक्वल टू टी एंड G इज इक्वल टू C, बस यही तो है। क्या बोला मैंने आपको, क्या है चारगॉफ्स रूल, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, ये चारगॉफ्स रूल है। हो गया ये, लिख लिया सबने, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे चले हम लोग, देखिए वापस जो हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। हाँ हम ये समझ सकते हैं, एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विथ थाइमिन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, while cytosine always binds with guanine with triple hydrogen bond, or the amount of adenine is equal to amount of thymine and the amount of cytosine is equal to amount of guanine, बस इतनी सी बात। तो जब ये बाइंड कर रहा है, अब कुछ इसमें से डीएनए के साइलेंट फीचर्स निकल के सामने आएंगे, ठीक है। अब मुझे एक और क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, अगर क्या है ही है, यहाँ पे आप जो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें आमने सामने फेस करके कौन बैठे हैं, शुगर आमने सामने है या फॉस्फेट आमने सामने है या नाइट्रोजनस बेसेस आमने सामने, कौन है वहां पे, बिल्कुल फेस टू फेस कौन यहाँ पे बैठ, वेरी गुड, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेसेस हैं, बहुत अच्छी बात। क्योंकि जब मैं आपको इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगी तो वहां पे आपके पास एक स्टेटमेंट आता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, चाहे तो आप ये बोलिए चाहे आप बोलिए इन द केस ऑफ डीएनए स्टैंड नाइट्रोजनस बेसिस आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सही में एक दूसरे की तरफ यहाँ पे ये फेस करके बैठे हुए हैं। इसका क्या करें फिर, तो शुगर और फॉस्फेट जो है इसका बैकबोन बना रहा है, वाइल, और इसके ऊपर इस साल के नीट के एग्जाम में आपसे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे ट्रू और फॉल्स का था, इसी में आपको 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ था। एक में था नाइट्रोजनस बेसिस मेक देयर बैकबोन, एक में था ओनली शुगर मेक देयर बैकबोन, एक में था
शुगर एंड फॉस्फेट मेक देयर बैकबोन, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको लिखा तो उसमें से एक सही आपको पहचानना था, ठीक है। तो वो कभी भी रट के नहीं हो सकता, वो सिर्फ कैसे हो सकता है, समझ के हो सकता है। तो मैंने आपको कौन सी बात समझाई यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये सही में आमने सामने फेस कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, बिल्कुल सही है। तो जब ये फेस कर रहा है तो अपना एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, इनके बीच में से ये बैठा कौन, नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर, मैंने क्या किया, इसके बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पे ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये जो मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पे, कौन सा है ये, इसका नाम ही फॉस्फेट बैठा है, इसका नाम ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी लिखूंगी, ये भी हटा दिया मैंने, ये देखिए खत्म कर दिया। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जब मैंने यहाँ से बॉन्ड ही हटा दिया तो ये इसका रिश्तेदार तो लग नहीं रहा जो इसके पास बैठा रहेगा, ये रहेगा इसके पास, अब ये सेकंड वाला जो अब रहेगा इसके, नहीं नो मैम, आ, हाँ ये जो अभी हम हजर्ड हो गया। न्यूक्लियोटाइड तो हम बोल ही नहीं सकते, अब न्यूक्लियोसाइड हो गया, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, इस फॉस्फेट को भी अगर हटा दे तो वही बात होगी। तो ये जो है ये क्यों, क्या इसको क्या पढ़िए, क्यों बैठेगा इसके साथ, ये बोलेगा भाई मैं चला अपने रास्ते, तुम चलो अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते और तुम जाओ अपने रास्ते, सब अलग अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बात हुई कि अच्छा भाई यहाँ पे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बहुत ज्यादा जरूरत, किस लिए जरूरत है, ताकि ये सबको यहाँ पे होल्ड करके रख सके। और जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, क्योंकि यही वो बॉन्ड है बीच वाला जो भागने नहीं दे रहा इसको, इसका मन करे मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, ये बोलेगा कहाँ जा रहे हो, इधर से भी पकड़ के रखा हुआ है इसको। तो हर तरीके से अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को देखें, बेचारा जकड़ा हुआ है पूरे तरीके से, कैसे, सो देखिए पहली चीज, अभी यहाँ जो ये फंसा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अब एक और चीज देखिए, शुगर को इस नाइट्रोजनस बेस के साथ किसने पकड़ के रखा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब नाइट्रोजनस बेस जाना चाहे तो ये बेचारा दोनों तरफ से फंसा हुआ है, एक तरफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरे साइड इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर इस शुगर के बारे में बात करें तो इधर लेफ्ट से भी राइट से भी दोनों तरफ से किससे फंसा हुआ है, फॉस्फोर, मतलब किसी के पास भी हिलने की जगह नहीं है और ना गुंजाइश है इनके पास, किसी भी तरीके से मूव नहीं कर सकता। तो जब मूव ही नहीं कर सकता तो स्टेबल होने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे मैंने आपको बताया है कि आरएनए जो है बहुत ज्यादा म्यूटेशन करता है, रीजन ये है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और उसके पास उतनी स्टेबिलिटी हो भी नहीं सकती डीएनए की तरह, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि ये जो डीएनए है, तो इसमें अभी अभी जो मैंने आपको समझाया, तो ये जो शुगर और फॉस्फेट है ये इसका बैकबोन बना रहा है, क्या बना रहा है, इसका बैकबोन बना रहा है। इस भी लोअर वाले भी स्ट्रैंड में जब आप देखिएगा तो यहाँ भी ये शुगर फॉस्फेट क्या कर रहा है, इसका बैकबोन बना रहा है। और नाइट्रोजनस फेसेस जो है वो आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि 10 बंदे हैं डाइनिंग टेबल पे, तो 5 लेफ्ट साइड और 5 राइट साइड आमने सामने फेस करके बैठ गए, तो आमने सामने फेस कौन कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस। बैकबोन यहाँ पे किसका बना है, तो बैकबोन यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट का बना है, ठीक है। अब क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ आया आपको, इसका इतना स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया इतनी देर से समझ आया, Yes, ma'am. चलिए समझ आया तो अब आप लोग लिखेंगे, मैं नोट कर देती हूँ, साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए, बहुत ही आसान है। अब आप खुद से लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ ना लिखने की जरूरत नहीं है तो सही में जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं इसको, देखिए। बट आपने जो समझा है उस उतने से तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ये भी काम आएगा अभी, ये भी लिखेंगे हम लोग। एडेनिन बाइंड्स विद थायमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन बाइंड्स विद गुआनिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका साइलेंट फीचर्स जो है वो लिख लेंगे, बहुत ही आसान है। द silent features of DNA। अब इसमें एक सिंगल ऐसा पिन पॉइंट भी नहीं होगा ना जो आप मेरे से बोले कि हमें समझ नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए मैं क्या लिखूं, डीएनए इज मेड अप ऑफ 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्या लिखूं मैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। आपको आया समझ में, लिख लिया आपने। फिर आपने अभी भी क्या सीखा है कि इसमें सेकेंड पॉइंट इसको कर देते हैं, इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए nitrogenous bases project inside while backbone is constituted by sugar and phosphate. hmm, शुगर फॉस्फेट। इसका रिप्रेजेंटेशन ही यही है, शुगर लिख के उसके साथ हाइफन डाल के फॉस्फेट लिख देते हैं, काम खत्म। शुगर फॉस्फेट इसका बैकबोन बनाने का काम करेगा। फिर आपने जो मैं इतने देर से आपको लेक्चर दे रही थी, जब अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कुछ समझ नहीं आएगा, जो मैंने आपको अभी भी पोलैरिटी सिखाई है इसकी, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, द 2 चेन्स ऑफ डीएनए, है ना, कैसा है ये, एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल विथ ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हैं। बोलने का क्या मतलब हो गया, सो वन चेन हैज पोलैरिटी 5' to 3', ऐसे भी कर सकते हैं छोटा सा डैश में, मतलब जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ऐसे एरो देना जरूरी है, 5' to 3', while another chain or second chain has polarity, हाँ इसका उल्टा कर देंगे, 3' to 5', ये भी हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये 3 एक जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ऐसा लग रहा है 3 और ये भी 3 जो है ना ऊपर वाले को इंटरफेयर कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बॉन्ड्स के बारे में भी लिख लेते हैं, कुछ डिलीट तो नहीं हो गया इसमें, प्रोजेक्ट इनसाइड व्हाइल बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर, ठीक है, वो नीचे चला गया। चलिए, देन आपने क्या सीखा यहाँ पे, द बेसिस ऑफ 2 strands are joined by हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसको शॉर्ट में H बॉन्ड्स लिखते हैं, आप लोग समझ ही जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले पेज पे लिख देती हूँ कैसे कनेक्टेड है। हो गया, ये ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। Yes, ma'am. चलिए, 1 2 3 4 हमने लिखा, 5th पॉइंट पे चल रहा है, क्योंकि H बॉन्ड का इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे, एडेनिन ऑलवेज
binds Bind with with thymine thymine, हाँ by 2 by hydrogen. हाँ double hydrogen bonds while cytosine always binds with guanine by triple hydrogen bonds. Triple hydrogen bonds. पिछली क्लास में मैंने आपको प्यूरिन और पाइरिमिडिन बताया था, तो उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना आपको जरूर समझ आया होगा कि ये जहाँ पे इसके पास 2 रिंग्स अवेलेबल है, क्योंकि ये एक ही पेयर है, मतलब एडेनिन और थाइमिन का पेयर है, और आपको यहाँ पे डबल है। तो इतनी बात तो बिल्कुल आपको क्लियर है कि दिस वन इज एडेनिन एंड दिस वन इज थाइमिन, ठीक है। फिर अगर हम जीसी पेयर के बारे में बात करें तो गुआनिन क्या था, प्यूरिन, दिस वन इज गुआनिन एंड दिस वन इज साइटोसिन। ये क्या है आपको यहाँ पे कि जो एडेनिन और थाइमिन है इनके बीच में देखिए 1 एंड 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो साइटोसिन और गुआनिन है आपके पास, उसके पास यहाँ पे बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको बना लेंगे नोटबुक में। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? इस चैप्टर के हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करे थे पिछली क्लास में। अब आपकी ड्यूटी है कि हर क्लास में मुझे ये रिमाइंड कराएंगे कि कितने क्वेश्चन नंबर से मुझे आगे चलना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 11 से अपने बोलने का मतलब समझ रहे होंगे। चैप्टर एंड में हम लोग ये काउंट करेंगे कि एक्चुअली वो दिमाग से निकल जाता है और बच्चे भी याद नहीं दिलाते, तो वो ऐसे ही रह जाता है। तो आप लोग एक बार मुझे रिमाइंड करा दिया करेंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर चलना है, ठीक है। क्यों 11 है? क्योंकि पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन था। इससे ये होगा कि जिस बच्चे का एक भी क्लास मिस होगा ना, वो समझ जाएगा कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 11 to 20 मिस हो जाएगा और मैं अगली क्लास में 21 लिख रही हूँ, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा 11 to 20 में मैं एब्सेंट था। वो भी चीज है, और दूसरी बात ये है आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि हाँ हमने इतना प्रिपेयर किया है एग्जाम के लिए। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, मेंशन द polarity of both strands of DNA। आपको याद है मैंने सेंट्रल डॉगमा सिखाया आपको बार बार कि डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए प्रोटीन बनाएगा, याद है ना। तो मैंने जब भी आपको सिखाया है कि डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए प्रोटीन बनाएगा, बोलने का ये मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड दिया ये, और एक मैंने ये भी लिया, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है आरएनए बनाने का,
तो क्या डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा कि एक ही बनाएगा? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड बनाएगा या एक ही बनाएगा? एक ही तो बना। एक ही बनाएगा, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, अगर हमें एक ही स्टैंड से आरएनए बनाना है, आपको इसमें किससे बनाने का मन कर रहा है, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? किससे बनाना है आपको आरएनए? आरएनए जब भी बनाएंगे तो एक चीज देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये आरएनए बना दिया, रेड कलर का जो स्टैंड है ये आरएनए है। सिंथेसाइजिंग आरएनए का डायरेक्शन, आगे जाके आप और भी ज्यादा इसमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, अभी तो फिलहाल ये भी बहुत अच्छा है इसको क्लियर करने के लिए। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इसका सिंथेसाइजिंग डायरेक्शन है, ऑटोमेटिकली आप इसको 5 टू 3 मेंशन कर लेंगे, ठीक है, 3 लिख दिया हमने। इसका मतलब है कि डीएनए का यहाँ जो एरो है, ये तो आपने ऐसे भी सीख रखा है, एरो साइड हमेशा आपको 3 देना है। दिस वन इज 3 और दिस वन इज 5। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। अब इसका ऊपर वाला जो यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 के सामने 3 कभी हो ही नहीं सकता है, दैट्स इम्पॉसिबल। और यहाँ पे अगर ये नीचे 5 दिख रहा है तब भी यहाँ 3 होगा, अगर यहाँ आपको 5 दिख रहा है तब भी यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 3। ठीक। अब एक और चीज क्या है यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे ये है कि जो अपर स्टैंड है 5 टू 3, जिसने कोई कोडिंग करी ही नहीं है, इसका नाम है कोडिंग स्टैंड। ये बहुत बड़ा जोक है एक तरीके से, नाम है इसका कोडिंग स्टैंड बट इट नेवर कोड्स। इसका नाम क्या है, कोडिंग स्टैंड। ठीक है, और जिसने यहाँ पे एमआरएनए बनाया है, मतलब मैसेंजर आरएनए, उसका नाम है यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इतनी बार आप सुनेंगे कि वैसे भी प्रिंट हो जाएगा आपके ब्रेन में, आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या करना है, मैंने पूछा मेंशन द पोलैरिटी ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। So the polarity of coding strand is 5 to 3, while the polarity of template strand is 3 to 5। Why? क्योंकि जो रीडिंग डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, याद आया सबको? और इसका पैरामीटर और स्केल कौन है, ये आरएनए का स्टैंड बताएगा किसकी पोलैरिटी कौन सी होनी है। क्या बोलने का मतलब है, अगर इस आरएनए को मैं ऊपर बना दूं, पोलैरिटी उल्टा करना पड़ जाएगा आपको। कुछ भी हो, कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि टेम्पलेट स्टैंड को हमेशा आपको 3 टू 5 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। एक मिनट में यहाँ पे एमआरएनए लिख भी दो इस नीचे वाले पर, ये इससे पहले कि आप आगे कभी ये पीडीएफ देख के कंफ्यूज करें। ये मैसेंजर आरएनए ये बना है जी, बिल्कुल इतने पास लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें। अब लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। यस मैम। नेक्स्ट, which strand of DNA never codes for mRNA? आंसर होगा इसका कोडिंग स्ट्रैंड। देन मेंशन द पोलैरिटी ऑफ, अलग से पूछ रही हूँ मैं आपसे, ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 5 टू 3 या 3 टू 5? 3 to 5। सोचिए एक बार। वेरी गुड, 3 टू 5। 5। mention all nucleosides of RNA। न्यूक्लियोसाइड बोला है मैंने, चलिए फटाफट बोलिए, पहला क्या होगा, एडेनोसिन,
guanosine, guanosine, cytidine, हाँ वेरी गुड, साइटिडिन हो जाएगा। thymidine, नहीं, यूरेडिन, आरएनए है ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आर लास्ट वन इज यूरेडिन। चलिए लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट। yes 15 question. How many H bonds join adenine and thymine? Double hydrogen bond. Next one is साइटोसिन एंड गुआनिन अगर कर दें तो ट्रिपल हो जाएगा। triple हम्म then which sugar is present in DNA? Deoxyribose sugar. चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। done Which bond joins two sugars in chain of DNA? दोनों शुगर ही जोड़ना है आपको, किससे जोड़ेंगे? कौन हेल्प कर रहा था उसमें, बीच में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रहा था, उससे याद रखेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। phosphate हाँ मैम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जब बात करेंगे तो जब आप किसको जोड़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस को शुगर से जोड़ेंगे तब, ठीक है। उसके ऊपर एक नोट मैं अगली क्लास में लिख दूंगी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है ना, इस क्वेश्चन में लिख ही देती हूँ। अभी मैंने ये करा है, अब मैं यहाँ कर देती हूँ विच बॉन्ड जॉइंस sugar with bases in chain of DNA. Glycosidic linkage. अब ठीक है, अब yes आया मैम समझ में? हाँ। Then last one is write a
note on features of DNA. यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। इस पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? हो गया ये डन? यस मैम।